नमस्कार दोस्तों, हम महाराणा कुंभा पढ़ रहे थे जिसमें हमने महाराणा कुंभा की जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनके साथ क्या संबंध थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब महाराणा कुंभा की कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि श्यामल दास के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? श्यामल दास। और श्यामल दास ने कौन सी बुक लिखी? तो उसका नाम था वीर विनोद। इस बुक में यह कहा गया कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्ग थे। कुल कितने दुर्ग थे? 84 दुर्ग थे। इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि श्यामल दास के द्वारा जो बुक लिखेगी वीर विनोद, इसमें ये उल्लेख किया गया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस कारण इसे स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। अब इसके अलावा महाराणा कुंभा ने और क्या कार्य किए थे? तो महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन सा दुर्ग था? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। यहां पर महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या विशेषता थी इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस कुंभलगढ़ के दुर्ग में इसका निर्माण इनके द्वारा 1443 से लेकर 1456 ईस्वी तक इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? इनकी पत्नी थी कुंभलमेर। पत्नी का नाम क्या था? कुंभलमेर। इस कुंभलमेर की याद में कुंभलमेर के लिए इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब इस कुंभलगढ़ को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर दुर्ग भी इसे कहा जाता है। ये मेवाड़ का एकमात्र अजय दुर्ग है। क्या दुर्ग? कौन सा दुर्ग है? अजय दुर्ग है। इसे आज तक जीता नहीं जा सका है। तो ये राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है। कुंभलगढ़ में ही महाराणा कुंभा के द्वारा एक लघु दुर्ग का नाम निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कहते हैं कि कटारगढ़ से ये कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था और कटारगढ़ से महाराणा कुंभा अपने पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। कुंभलगढ़ को जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रिक्शन दुर्ग से की है। किससे की है? एट्रिक्शन। एट्रिक्शन का इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? एट्रिक्शन दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था कुंभलगढ़ दुर्ग। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग में 36 किलोमीटर की परिधि में दीवार बनी हुई है। चारों तरफ क्या बनी हुई है? परकोटा बना हुआ है जिस पर 4 घोड़े बराबर में दौड़ सकते हैं। इसलिए इस दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। और ये कहां बनी हुई है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में 5 द्वार है। कितने द्वार है? 5 द्वार है। तो ये बात होगी कुंभलगढ़ दुर्ग की। विस्तार से ज्यादा चर्चा के लिए अपन दुर्गों में इसके बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुंभा ने और क्या क्या निर्माण करवाया था? तो कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अचलगढ़ कहां पर है? शिरोई में। माउंट आबू शिरोई के अंदर कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया गया था? निर्माण, पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा शिरोई में बसंती
मचान, इन दुर्ग का निर्माण भी कहाँ करवाया गया था? तो सिरोही में कुंभा के द्वारा बसंती मचान दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा कुंभा के द्वारा भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया गया, और भोमट दुर्ग का निर्माण भोराट के पठार, कहां पर करवाया गया था? भोराट के पठार सिरोही में भोमट दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब कुंभा ने अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर बनाया। कहां पर? कुंभलगढ़, एक नंबर पर कुंभलगढ़, दूसरे पे अचलगढ़, तीसरे पे चित्तौड़गढ़। अब इन तीनों जगह महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुंभ श्याम मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से महाराणा कुंभा के द्वारा किस स्थान पर कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया था? तो 3 पर कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया गया था, अचलगढ़ में करवाया गया था और चित्तौड़गढ़ में इनके द्वारा कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा कुंभा के द्वारा जो बदनौर का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 ईस्वी में। इस 1457 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बदनौर का युद्ध। इस बदनौर युद्ध में, या इसे नागौर युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी प्रथम, जो मालवा का शासक था, इसे हराकर यहाँ पर कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। कुशाला माता मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। किसने करवाया था? तो 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य बदनौर का युद्ध हुआ। और बदनौर का क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में ये क्षेत्र स्थित है। और इस युद्ध में कहते हैं कि महाराणा कुंभा की विजय हुई और कुशाला, इस विजय के उपलक्ष्य पर कुशाला माता के मंदिर का निर्माण बदनौर में करवा दिया गया था। कहां पर करवाया था? बदनौर में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुशाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा कुंभा ने और क्या करवाया था? तो कुंभा के द्वारा, कुंभा के समय जो भंडारी वेल का एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या करवाया दिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भंडारी वेलका नामक एक व्यक्ति था। कौन? भंडारी वेलका नामक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था। जो श्रृंगार चौरी है, इसका निर्माण करवा दिया। श्रृंगार चौकी का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा के समय भंडारी वेलका नामक व्यक्ति के द्वारा करवा दिया गया था। श्रृंगार चौकी पर ही मेवाड़ के महाराणाओं का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी के ऊपर होता है। ठीक है। और कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया था? चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा दिया गया था। और क्या हुआ था? कुंभा के समय पाली में मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर को खंभों का स्तंभ कहा जाता है। इसमें कुल 1444 खंभे। कितने खंभे? 1444 खंभे। और इसका जो शिल्पी है वो है देपाक। कौन है? देपाक। तो पाली में मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसका शिल्पी था देपाक। इसे चौमुहा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमुहा मंदिर भी इस रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पाली में रणकपुर जैन मंदिर, जिसका निर्माण 1437 ईस्वी में हुआ था और ये महाराणा कुंभा के समय करवाया गया था। ठीक है दोस्तों,
और 1439 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अपन चर्चा करते हैं कुंभा के द्वारा और क्या करवा दिया गया था। तो कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ के निर्माण करवाया गया था। जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, विजय स्तंभ का निर्माण, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके। इसके अलावा कुंभा ने और क्या करवाया था। तो कुंभा के समय कुछ विद्वान थे जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुंभा के समय प्रमुख विद्वान। अब कुंभा के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने कुंभा के जो राज्य था उसकी गाथा समय तक चलती रही। तो सबसे पहला विद्वान आता है हीरानंद। ये हीरानंद कौन था? तो कुंभा का ये चित्रकला गुरु था। कौन सा गुरु था? चित्रकला गुरु। कुंभा के चित्रकला गुरु कौन थे? हीरानंद थे। हीरानंद का मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा ग्रंथ था शुपनचर्यम। कौन सा ग्रंथ था? सहचर्यम। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हीरानंद के द्वारा लिखा गया था, जो क्या थे? चित्रकला गुरु थे। उसके बाद बात आती है सारंग व्यास। ये कुंभा के संगीत गुरु थे, म्यूजिक टीचर थे, यानी संगीत गुरु थे। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास थे। जबकि हीरानंद कौन थे? तो कुंभा के चित्रकला गुरु थे। अब कुंभा सारंग व्यास कौन थे? संगीत गुरु। और कुंभा क्या बजाता था? तो कुंभा स्वयं वीणा का अच्छा वादक था, यानी कुंभा वीणा वादन करता था। ध्यान रखना, कुंभा कौन सा वादन बजाता था? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा वादक था। कुंभा क्या था? स्वयं वीणा वादक था। अब कुंभा के समय और कौन कौन थे? तो कुंभा के समय और शिल्पी की अपन चर्चा करें तो मंडन कुंभा का मुख्य शिल्पी था। कौन था ये? कुंभा का मुख्य शिल्पी था। इसने क्या किया था? कुंभलगढ़ जो दुर्ग था, इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? तो मंडन था। कुंभा और इस मंडन के द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे, रूप मंडन, कोदंड मंडन, श्रृंगार मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, ब्रिज वल्लभ। तो इस तरह के प्रमुख ग्रंथ मंडन के द्वारा लिखे गए थे। तो कौन कौन से? तो रूप मंडन, श्रृंगार मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, शकुन मंडन। इसके अलावा इनके द्वारा कोदंड मंडन। तो ये प्रमुख ग्रंथ मंडन के द्वारा लिखे गए थे। अब अपन चर्चा करते हैं कि कुंभा ने स्वयं ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। तो कुंभा के स्वयं के ग्रंथ, अब कौन कौन से इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट आता है संगीत राज नामक ग्रंथ लिखा था, जिसके इसने 5 भाग थे। कितने भाग थे? 5 भाग थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संगीत राज ग्रंथ कुंभा ने कितने भागों में लिखा था? तो 5 भागों में इसको लिखा था। इसके अलावा कुंभा ने संगीत मीमांसा, इसके अलावा कुंभा ने क्या लिखा? तो इन्हें सूड प्रबंध, फिर कामराज
प्रतिसार। इसके अलावा कुंभा ने हर वर्तिका तो ये ग्रंथ कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा जो एकलिंग महामात्य था, इसका प्रथम भाग राजवर्णन ये कुंभा के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? एकलिंग महामात्य का जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजवर्णन भी कुंभा के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा कुंभा के और प्रमुख विद्वान दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो इनके प्रमुख विद्वान थे कान्य व्यास। ये कुंभा के दरबारी कवि थे। क्या थे? कुंभा के दरबारी कवि कौन थे? तो कान्य व्यास कुंभा के महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। इनके द्वारा प्रमुख पुस्तक थी एकलिंग महामात्य। इस एकलिंग महामात्य का जो प्रथम भाग था वो था राजवर्णन। और ये राजवर्णन किसने लिखा था? तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। ये एकलिंग महामात्य का प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा के द्वारा लिखा गया था। और सारंगव्यास कौन थे? तो ये कुंभा के दरबारी कवि थे। इसके अलावा और इनके दरबार में कौन थे? तो रमा देवी। ये रमा देवी कुंभा की क्या थी? पुत्री थी। कुंभा की पुत्री थी और यह संगीत की ज्ञाता थी। ठीक है। इसे वागेश्वरी कहा गया था। क्या कहा गया था? वागेश्वरी कहा गया था। वागेश्वरी किसे कहा गया था? रमा देवी को कहा गया था। इसके बाद एक इनके समय प्रमुख विद्वान था नाथा। जो नाथा था ये मंडन का भाई था। और इस नाथा ने क्या लिखी थी? तो इसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। अब मंडन का भाई था कौन? नाथा, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? वास्तु मंजरी लिखा था। इसके अलावा मंडन के और कौन से पुत्र थे? तो मंडन के पुत्र। अब मंडन के कौन कौन से पुत्र थे? तो इनके पुत्र की अपन बात करें तो इनके पुत्र का नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। इस गोविंद ने कौन कौन सी बुक लिखी? तो इनके द्वारा कला निधि, द्वार दीपिका, उद्दार धारिणी ये बुक है। ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा लिखी गई थी। अब कुंभा के समय जो प्रमुख विद्वान और कौन थे? जैन आचार्य, यानी जैन आचार्य। तो सबसे पहला आता है सोम सुंदर सूरी। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान थे नयन शेखर सूरी। इसके अलावा तीसरे थे सोमदेव। चौथे हैं भुवन कीर्ति। तो ये चार प्रमुख जैन आचार्य थे। अब हुआ क्या? जो कुंभलगढ़ था, कुंभलगढ़, इसमें एक प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुंभलगढ़ था, इस कुंभलगढ़ में मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। इन माणिक्यलाल वर्मा को क्या कर दिया था? यहाँ पर नजरबंद किया गया था। यह ध्यान रखना, भाई क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि माणिक्यलाल वर्मा यानी मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा को कहां नजरबंद किया गया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको नजरबंद किया गया था। ठीक है। अब कुंभा के द्वारा और क्या करवा दिया गया था? तो कुंभा के द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर, यहां पर कुंभा के द्वारा
एकलिंग जो मंदिर था, इस एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा इस एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कुंभा के जो अंतिम समय था, उस समय इन्हें क्या हुआ था। तो कुंभा जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे तो कुंभा को क्या हो गया था? उन्माद रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग हो गया था। उन्माद रोग के कारण ये कई समस्याओं से घिर गया था। तो कहते हैं कि अधिकांश समय कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में बिताता था। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक स्थान था जिसका नाम है मामादेव मंदिर। कौन सा? मामादेव मंदिर के निकट एक तालाब था जिसे मामादेव तालाब के नाम से जानते हैं। तो कुंभा अपना इसको उन्माद रोग हो गया था, इस कारण यह अधिकांश समय कुंभलगढ़ में जो मामादेव मंदिर था, इसके पास जो मामादेव कुंड था वहां पर बिताता था। ठीक है, अब 1468 ईस्वी में एक दिन कुंभा तालाब के पास भगवान की भक्ति कर रहा था। तो कहते हैं इनका पुत्र था उद्दा, इसे उदयकरण के नाम से जानते हैं। तो 1468 में एक दिन कुंभा भगवान की भक्ति कर रहा था इस कुंड के पास। तो कहते हैं कि उद्दा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई थी? उद्दा के द्वारा कुंभा की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इसलिए इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो उद्दा को कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, कुंभा की मृत्यु हो गई और कुंभा के बाद उद्दा शासक बन गया। लेकिन एक बार क्या होता है, ये मालवा क्षेत्र में जाता है और मालवा क्षेत्र में इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरने के कारण उद्दा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुंभा के बारे में जानकारी। अब कुछ स्पेशल बातें अपन करेंगे कि कुंभा और बिजली गिरने से लगभग 1473 ईस्वी में कुंभा इस उदयकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और एक किंवदंती फैल गई थी, उद्दा बाप ने मारी जे लिखियो लाभे राज, देश बसायो रायमल, सरियो ने एको काज। ठीक है, तो ये किंवदंती यहाँ पर प्रसिद्ध हो गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कुंभा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित अपन चर्चा करेंगे कि कुंभा के समय और क्या क्या था। तो एक थी सुमति झाली। ये सुमति झाली कौन थी? तो सुमति झाली कुंभा की रानी थी। सुमति झाली कौन थी? तो ये कुंभा की रानी थी। सुमति झाली ने अपना गुरु किसे बनाया था? तो इन्होंने अपना गुरु रैदास को बनाया था। किसे बनाया था? रैदास को अपना गुरु बनाया था। और जो राजमहल थी, यानी जो राजघराने थे, उन राजघरानों में भक्ति परंपरा की शुरुआत करने वाली कौन थी? सुमति झाली थी, जो महाराणा कुंभा की पत्नी थी। इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया? रैदास को बनाया। और राजघरानों में भक्ति परंपरा की शुरुआत करने वाली सुमति झाली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख रानी थी। इसके अलावा कुंभा ने रसिक प्रिया, जो कामराज का अन्य कई ग्रंथ लिखे थे। तो अब एक लास्ट में अपन देख लेते हैं कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। कुंभा के प्रमुख ग्रंथ।
अब कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? सबसे पहले संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार। इसके अलावा कुंभा ने और कौन से ग्रंथ लिखे? तो इनके द्वारा जयदेव कृत गीत गोविंद पर टीका, जयदेव की कौन सी रचना है? गीत गोविंद पर क्या लिखी थी? टीका। इसके अलावा कुंभा ने टीका का क्या नाम था? रसिक प्रिया। तो जयदेव की पुस्तक थी गीत गोविंद पर कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई, इसका नाम क्या रखा गया था? रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। इसके अलावा कुंभा ने संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा प्रबंध, संगीत सुधा प्रबंध। इसके अलावा कुंभा ने चंडी शतक पर व्याख्या, चंडी शतक पर व्याख्या, वाद्य प्रबंध, वाद्य प्रबंध। इसके अलावा कुंभा ने हरवर्तिका, हरवर्तिका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो आपको ध्यान रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था कुंभा। इसके बाद अपन जो अगले शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।